Hello everyone, बच्चा पार्टी. My name is कार्तिकेय पांडे and I have done my BTech from IIT BHU. बच्चों, जो हम लोग फ्रिक्शन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख रखे हैं, जिनमें कि हमने लेक्चर 1 में ये देखा था कि फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फ्रिक्शन. उसके 2 रीज़न सीखे थे, ठीक है. एक तो था इंटरलॉकिंग वाला और एक था इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. याद आया क्या उसका कॉम्पोनेंट. फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे एज अ रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल होता है. और फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सीखा था. एंड देन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे डिटेल्ड ढेर सारे केसेस हमने सीखे लेक्चर नंबर 2 में. नाउ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शंस. ओके, आज हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको हम ध्यान से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग होमवर्क का 1-2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. सारा होमवर्क नहीं करेंगे, जैसे साइकिल वाला जो होमवर्क था वो हम लोग बाद में कर लेंगे. अभी बस एक नॉर्मल सा होमवर्क देख लेते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को बोला था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इफ़ यू रिमेंबर, एक ऐसा केस था, याद आया क्या, लाइक दिस, बॉडीज थी 3, याद आ गया, बहुत अच्छे. इसमें इसको आपने वेलोसिटी दी थी, ए बी और सी में लगने वाले फ्रिक्शंस के डायरेक्शन सोचने को बोला था मैंने, याद आ गया. तो चलिए उसी चीज़ को अपन लोग देखते हैं. सबसे पहले अपन लोग बी के बारे में बातें करते हैं. बी के बारे में बात करिए तो बी के पास ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी भी इधर की ओर है. ए आपका ए है और ये आपका सी है. ओके, बहुत अच्छे. ना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ठीक है. अभी एक चीज़ देखिए, बी से पूछिए तो वो ए और सी के कंपैरिजन में कहाँ निकलने की कोशिश कर रहा है. कहीं ना कहीं ए और सी दोनों कंपैरिजन में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है. तो उसको अपोज करने के लिए ए भी इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की ओर लाएगा. वी ऑल कैन सी दैट ये फ्रिक्शन पीछे की ओर लाएगा. लेट अस सपोज इसको नाम दे दिया FR1. तो जब इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लाया है तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, आगे की ओर. बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इसलिए अभी इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है ना. अच्छा, सी के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है. तो ऑब्वियसली बात है उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर की ओर आएगा, FR2, ठीक है. तो भैया जब तुमने इसके ऊपर पीछे की ओर लगाया तो ये तुम्हारे ऊपर आगे की ओर लगाएगा, लाइक दिस, FR2. अब क्योंकि भैया इस FR2 की वजह से ये जो C है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे मूव करने की कोशिश करेगी, तो ग्राउंड उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा FR3 पीछे की ओर, एंड बेस्ड ऑन दैट इधर की ओर आएगा FR3. क्लियर हुआ क्या. ये हमारा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगने वाला फोर्स था, ठीक है, जो कि आई होप आपने कॉपी में बनाया भी होगा. एक और था लेकिन मैं उस पर अपना टाइम नहीं किल करूँगा, मैं सीधा जंप करता हूँ आगे आने वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है. आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा जो मैंने होमवर्क में कराया था. अच्छा, एक और होमवर्क था जिसमें नीचे वाली बॉडी को हमने मोशन दिया था. तो जब नीचे वाले को दिया था तो ग्राउंड तो पीछे ही अपोज करेगा, ऊपर वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में आगे निकल रहा है तो वो इसको इधर अपोज करेगा. तो नीचे वाली बॉडी पे दोनों फ्रिक्शन पीछे की ओर आते, ऊपर वाले पे उसके आगे की ओर आता, फिर ऊपर वाले पे पीछे की ओर आता, फिर ऊपर वाले पे मतलब ऊपर वाली सरफेस पे फिर ए पे आगे की ओर आता. ऐसे होता उसका. तो आई होप कि आपने कर लिया होगा, ठीक है. ये होमवर्क था, पहले ही डिटेल में पढ़ा रखा है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कराया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर सीधा 3 ओपन कर लिया गलती से, उन सब से मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन है कि रेदर देन गोइंग फॉर लेक्चर नंबर 3 डायरेक्टली, यू मस्ट गो फॉर लेक्चर नंबर 2 and 1, ठीक है ना. पहले आप उसके पास उसके लिए जाइए और फिर उसके बाद आप इधर आइए, ठीक है ना. नाउ चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. तो देखो यार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की यदि बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देखो यार, हम 2 तरह के फ्रिक्शन देखने वाले हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. होते तो फ्रिक्शन कई टाइप के हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो जनरली 2 तरह के हैं. एक है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन और एक है हमारा, ये पेन को क्या हो रहा है, एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. क्लियर है, बहुत अच्छे. एक है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ मज़ेदार बातें करते हैं. देखिए, आपको नो डाउट आप कहीं भी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जनरली लोग जो आपको पहले पढ़ाते हैं वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन.
और फिर उसके बाद पढ़ाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है, मेरे साथ क्या है, मैं पहले पढ़ाता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन और फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। नो डाउट और भी होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, और बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन हम उन सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। हम ओनली 2 चीज़ों में फोकस रहेंगे और हमारा जो तरीका होगा करने का, सॉल्व करने का चीज़ों को, उसमें हम सबसे पहले क्या डील करने वाले हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। वी आर गोइंग टू डील अबाउट व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि भैया व्हाट डज इट मीन, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? तो एक सीधा सा एक शब्द में अपन बोलेंगे पेड़ पौधे के साथ। मेरा सजेशन है पेड़ पौधा बना लीजिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा बनाने का मतलब ये होता है कि जहां पे पेड़ पौधा बना है मतलब आपको सब भूल जाए लेकिन पेड़ पौधे वाला पार्ट ना भूले, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन है फ्रिक्शन ही, लेकिन ये तब आता है जब प्रॉपरली 2 सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही हो। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन और काइंड ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, विच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस। मतलब कि यदि बॉडीज रुकी हुई हैं या फिर रिलेटिव मोशन होने वाली है, या फिर टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आता। काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आता है जब 2 सरफेसेस के बीच में प्रॉपरली विजिबल आपको विजिबली, ध्यान से देखो, प्रॉपर विजिबल हो क्या, रिलेटिव मोशन। मतलब यदि बॉडी चलने वाली है तो यहां काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, बट चल चुकी है, मोशन में आ चुकी है, तो किसका फिर रोल है, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो हम लोग ये बात समझेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली तब होगा जब यहां पे इट अपोज, ये क्या अपोज करेगा, अपोज रिलेटिव मोशन। क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये बॉडी है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे चल रही है, लेट अस सपोज विद सम वेलोसिटी भी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलने वाली नहीं है, प्रॉपरली चल रही है ब्रो, चल रही है, मतलब प्रॉपर रिलेटिव मोशन हो रही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो यदि प्रॉपरली रिलेटिव मोशन हो रही है तो यहाँ पे जो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आया माय डियर, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। जो यहाँ फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ है, जो फ्रिक्शन यहाँ आया है, दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या? यहां पे जो फ्रिक्शन आया है प्रॉपरली रिलेटिव मोशन हो रही है, इसीलिए उस फ्रिक्शन को हमने स्पेशल नाम दे दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब मोशन से रिलेटेड है, प्रॉपरली मोशन शब्द से रिलेटेड है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन उसका नाम पड़ा। अच्छा, मुद्दा यह था कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? हमने कहा हम इसको बाद में डिटेल में सीखेंगे, चिंता का विषय। अभी बस हमको ये समझ में आया कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज नहीं करता, प्रॉपर जब रिलेटिव मोशन होती है 2 सरफेसेस के बीच में तब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? अब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में बातें करेंगे हम, ठीक है? चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है ऐसे, मान लीजिए कोई एक ऐसे बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है बच्चे, m है फॉर एग्जांपल, और वो बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी भी, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यदि रफ सरफेस है, यदि ये रफ सरफेस है तो रफ सरफेस होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा जो कि उसकी मोशन को, उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा लाइक दिस, और उसका नाम पड़ेगा Fk, बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी यही बताया मैंने आपको। तो देखा गया है कि मान लीजिए इस बॉडी पे, क्योंकि नो डाउट mg फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल पुल, सो उस ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल रिएक्शन आया होगा फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, बहुत अच्छे। तो देखा जाता है, ये ऑब्जर्व किया गया, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, दिस इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व और प्रूवन कि भैया जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मात्र एक चीज के, और वो है नॉर्मल रिएक्शन। मतलब आप जितना नॉर्मल बढ़ाइएगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल बढ़ाइएगा, आपको उतना फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ये लॉजिक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है, कोई इसके पीछे प्रूफ जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जितना इस बॉडी पे नॉर्मल लग रहा होगा उसी के प्रोपोर्शनल, उसी हिसाब से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन Fk लग रहा होगा। बहुत अच्छे। सो माय डियर, यदि हमने बोला कि Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो हम अगले ही मूवमेंट में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व करा सकते थे और लिख सकते थे Fk इज इक्वल्स टू म्यू के सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
भाई जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं और इक्वल साइन लेके आ रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे ना, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये म्यू के दो अलग अलग चीज नहीं है, म्यू के एक सिंगल चीज है, उसको नाम दिया है म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट क्योंकि ये काइनेटिक का केस है इसीलिए वहां के लिख दिया है। क्लियर है? हम इस म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं इसे? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? अब मुद्दा ये आता है कि ये क्या है, तो ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है क्या? दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ मजेदार बातें करेंगे, यहां से कुछ सेक्सी बातें करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज पूरा फोकस ध्यान देंगे, अभी अभी इधर एकदम पूरा ध्यान होना चाहिए, अभी ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मैंने बोला कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है जो म्यू के इंटू एन के बराबर है, ठीक। अब सोच के देखो, यदि मैं कुछ बोलूं तो एफ के इज इक्वल टू कैसा दिखाई दे रहा मेरे को? एफ के इज इक्वल टू आ गया मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू के इंटू एन। अब सोचो, इफ बॉडी इज सेम, इफ बॉडी इज सेम, यदि बॉडी ही चेंज नहीं हो रही है तो हम सब समझ रहे हैं कि मास चेंज नहीं हो रहा, कंडीशन चेंज नहीं हो रही, तो नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। और नॉर्मल की वैल्यू यदि कांस्टेंट आ रही है, अरे बताया ना कुछ देर पहले कि n इज इक्वल्स टू एम जी, तो जब भैया तुमने मास चेंज ही नहीं किया मतलब mg सेम रहने वाला है, मतलब n सेम रहने वाला है। सो यदि n इज इक्वल्स टू तुम्हारा mg रहने वाला है, इट मीन्स म्यू के तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, n भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। मतलब मुझे आज से एक बात पता चला, काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होता है। एक कैसा होता है? ये कांस्टेंट फोर्स होता है। ये बात ध्यान रखिएगा ऑलवेज के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब ये वैरी नहीं करता है। चाहे बॉडी धीमी चले, चाहे बॉडी तेज चले, चाहे बॉडी हौले हौले चले, चाहे बॉडी जल्दी जल्दी चले, चाहे बॉडी मुस्कुराते हुए चले, चाहे बॉडी रोते हुए चले, हु केयर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी सेम। क्लियर है? मतलब यहाँ पे एक नोट मारेंगे, बहुत बढ़िया सी एकदम अच्छी सी नोट पेड़ पौधे के साथ, ठीक है ना? क्या नोट मार देंगे ध्यान से? दो केस ले रहा हूँ मैं, दो केस लिया हूँ मैं जानबूझ के। मान लो एक केस में एम मास की बॉडी है, सरफेस सेम है, मतलब म्यू के दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अभी म्यू के सेम है, मतलब सरफेस क्या था इसका मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, चिंता मत करो। अभी बस ये समझ जाओ, सरफेस सेम मतलब सेम लेवल की रफनेस है। ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ है और ये रफ है, या फिर कोई ज़्यादा रफ हो जाए कोई कम, नहीं, दोनों सेम लेवल के रफ हैं, ठीक। ये इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मान लो, और ये इधर की ओर जा रहा मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। भाड़ में जाए, दोनों के लिए हमारा फ्रिक्शन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। दोनों का जो हमारा फ्रिक्शन आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए नॉर्मल सेम है और दोनों की रफनेस सेम है, तो रफनेस सेम होने पे म्यू के सेम हो जाएगा। और यदि म्यू के भी सेम है और एन भी सेम है, मतलब दोनों का फ्रिक्शन क्या है? सेम। मतलब आज की बात मुझे एक बात पता चल गई कि बॉडी पहले 10 की स्पीड चल रही थी, फिर एकाएक वो मूव करके 20 की स्पीड चलने लगी, फिर एकाएक वो मूव करके 40 की स्पीड चलने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा जितना पहले सॉल्व होकर के आया होगा। ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। बस उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मूव करना चाहिए, तुम रिलेटिव मोशन बस पजेस करो, बाकी हम अपना देख लेंगे, हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम जल्दी मूव कर रहे हो या धीमे मूव कर रहे हो, आपकी वैल्यू फिक्स आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्लियर है क्या ये बात? बहुत अच्छे। तो ये हम लोगों ने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया जो हमें समझना था ना। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बच्चा पार्टी, थोड़ा ध्यान से, जो हमारा म्यू के था ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था कि नहीं था? बहुत अच्छे। इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में यदि बात करें कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा ये मात्र प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। मतलब सरफेस यदि रफ है या सरफेस लगभग स्मूथ है या सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है, बेस्ड ऑन दैट म्यू के की वैल्यू चेंज होगी। मतलब म्यू के को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, एकदम डिपेंड नहीं करता, एकदम डिपेंड नहीं करता किस पे? शेप ऑफ बॉडी पे, शेप ऑफ बॉडी पे, शेप ऑफ बॉडी पे, या फिर साइज ऑफ बॉडी पे, या फिर
एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ओनली मात्र एक बात पे डिपेंड करेगा कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनका नेचर कैसा है। वो सरफेसेस यदि स्मूथ है तो म्यू के की वैल्यू कम आएगी, वो सरफेसेस यदि ज्यादा रफ है तो म्यू के की वैल्यू ज्यादा आएगी। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सरफेस का शेप कैसा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब कि सरफेस ज्यादा चौड़ी है कम चौड़ी है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू के इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। क्लियर हुआ क्या? इसीलिए मैंने पिछले केस में बोला था कि यदि दोनों सेम लेवल की रफ है तो मैटर नहीं करता, दोनों का म्यू के क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब दोनों की कंडीशन सिमिलर है, यदि ऊपर नीचे वाली सरफेस यदि सेम है तो इस कंडीशन म्यू के सेम आएगा। तो हमें एक और नई बात सीखने को मिल गई कि जो हमारा ये म्यू के था ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मात्र एक चीज पे डिपेंड करता है, बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस पे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मजेदार बात समझ में आ गई कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लॉजिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आज की बात से मुझे क्लियर हो गई। जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो एक तो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, नो डाउट कर रहा है, क्योंकि भैया सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम आएगा, अरे म्यू के की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना भाई। बहुत अच्छे, तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन? तो दूसरा डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पे। इसके अलावा वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इवन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे तुम सेम बॉडी को लो, सेम मास एम मास की बॉडी लो, नेचर मत चेंज करो, मतलब रफनेस स्मूथनेस को चेंज मत करो, बस उस बॉडी को ऐसा फैला दो एक बार और उसी बॉडी को ऐसा रख दो। हु केयर्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट कुछ भी रखिए, दोनों के केस में आपको सेम फ्रिक्शन मिलेगा, सेम फ्रिक्शन यू आर गोइंग टू गेट। ओके, आपको सेम फ्रिक्शन मिलने वाला है दोनों केसेस में। मैटर नहीं करता कि किस सरफेस का कैसा, मतलब क्या आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका नॉर्मल सेम है और नेचर ऑफ सरफेसेस सेम है तो उस कंडीशन में आपको सेम फ्रिक्शन मिलेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो कम हो इससे मैटर नहीं करता। नो डाउट आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पे मैटर करेगा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है या कम है, क्या कैसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हम लोग मैकेनिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जब फ्लूइड मैकेनिक्स होगा तो एक अलग केस है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा कहीं फ्रिक्शन पढ़ेंगे वो हमारा फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो हमें यहाँ से कई बातें पता चली जिनको हम नोट की तरह अच्छे से लिखने वाले हैं बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई कभी भी यदि आप जाएंगे, कभी भी यदि आप जाएंगे तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई ब्लॉक यदि ऐसा रखा है उसको घुमा के ऐसा रख दूं तो मैटर नहीं करता। यदि सरफेस के नेचर सेम है तो क्योंकि मास तो सेम ही है तो नॉर्मल सेम आएगा, तो उस कंडीशन में नॉर्मल भी सेम है, नेचर भी सेम है, तो चाहे बॉडी को ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो फ्रिक्शन सेम मिलने वाला है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देखेंगे तो आप लोग के मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जिन कोचिंग से भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैंने ये समझा कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने ये समझा कि उसका शेप ऑफ बॉडी है, साइज ऑफ बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छे। फिर हमने ये समझा कि भाई मैटर नहीं करता मोशन ज़्यादा, मतलब एक्सटेंट ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता, मोशन रिलेटिव मोशन होनी चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है। रिलेटिव मोशन कितनी हो रही है इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ज़्यादा तेज मूव करोगे तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही आएगा, कम तेज मूव करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये भी नोट की तरह आपकी कॉपी में होना चाहिए, मतलब ऐसे लिख लेना नोट कि स्ट्रेंथ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ में आया कि नहीं है? ये एज अ नोट लिख लेना दोबारा वीडियो को चला करके अच्छे से। और हम लोगों ने सारी चीज़ें तो देख ली। और हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, जो अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। बहुत अच्छे, यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें समझ ली। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज़ या एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, तो अपन को थोड़ा थोड़ा करके आइडिया लगना चालू होगा कि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे रोल प्ले करता है, हाउ इट प्ले द रोल। और देखो यार, अभी मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया, उसको मैं बाद में कराऊंगा अच्छे से डिटेल में। अभी मैंने बस काइनेटिक फ्रिक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उसका बेसिक तो समझा दिया आपको, ये तो समझा दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, कितना होता है और कैसे होता है। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम अब सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से यहाँ से ध्यान दीजिए। अगले आने वाले 20 से 25 मिनट में आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल अच्छे मिलेंगे जिनको समझने की कोशिश करते, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा केस ले रहा हूँ,
केस 1, ठीक है। ये जो मैं एज अ केस करा रहा हूँ ये आपको बाद में आप अपनी कॉपीज में देखेंगे तो सब न्यूमेरिकल है, मतलब जो मैंने 100 से 150 न्यूमेरिकल बोले हैं ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये सब न्यूमेरिकल ही है जो मैंने कराया है। नो डाउट मैं एक केस करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको 3-4 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपकी कॉपीज में, मॉड्यूल्स में, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सब बस केस देखना और कर लेना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए केस में क्या बोला है, देयर इज अ बॉडी, ठीक है, लाइक दिस, जो कि इधर की ओर जा रही है विद सम वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी थी, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये उसका इनिशियल स्टेज है। और क्योंकि ये सरफेस रफ है, मतलब आपने क्या किया बच्चे, आपने उसको कुछ वेलोसिटी दे दी और वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, मतलब आपने उसको भी वेलोसिटी धक्का दे के ऐसे छोड़ दिया। तो हम सब जानते हैं कि रियल लाइफ में सरफेस रफ होने की वजह से ये बॉडी थोड़ा आगे चल के आएगी और यहाँ पे कहीं पे आ करके टाइम t इक्वल टू t पे ये बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, या फिर बोले तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। तो जब बॉडी रुक जाएगी तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी माय डियर, यहाँ की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछता है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कितने टाइम के बाद बॉडी रुकी होगी, व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल स्टॉप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपने ये डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब बिफोर स्टॉपिंग बॉडी ने जो ये डिस्प्लेसमेंट एस चलाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, बहुत अच्छे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता था कि फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हुआ होगा, बट क्योंकि ये वर्क डन मैंने नहीं पढ़ाया तो इसलिए उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। वर्क डन सीधा भी निकाल सकते थे या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते थे, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। अभी हम बस उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं भाई, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं हम लोग। हमने कहा देखो यार, कोई भी चीज़ आपको लगानी है तो आप एक इक्वेशन लगा सकते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ये आप तब लगा सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी हो कांस्टेंट हो। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना आ रहा होगा। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कितना आ रहा होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉडी इधर की ओर जा रही है, हम सब ये बात जानते हैं कि इस बॉडी पे कहीं ना कहीं पीछे की ओर एक फ्रिक्शन आएगा टू अपोज दैट पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन, जिसको हम लोग एफ के बोलेंगे। बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों एफ के बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर रिलेटिव मोशन हो रही है, प्रॉपर रिलेटिव मोशन हो रही है, इसलिए हम उसे नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छे। आप ध्यान से देखो, यदि इस बॉडी का मास m होता, मुझे पता नहीं है कि कितना है, बट फिर भी मैंने माना कि बॉडी का मास यदि m होता, तो हम सब जानते हैं कि इस पे क्या लग रहा होता, इस पे कहीं ना कहीं हम सबको ये बात पता है कि इस पे लग रहा होता है mg डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल, और उसको बैलेंस करने के लिए आता नॉर्मल रिएक्शन n। सो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि इन वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल n इज इक्वल टू एम जी। इन दिस केस ऑलवेज n इज इक्वल टू एम जी नहीं होता, बट इस केस में है, ठीक है, बहुत अच्छे। सो जो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आता, म्यू के इंटू एन। तो बाय द वे सरफेस के बारे में बता रखा है कि यदि सरफेस रफ है और मान लीजिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के, तो बार बार म्यू के लिखना थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको म्यू लिखूंगा, तो भी आप समझ जाना कि वही है उसका मतलब, ठीक है ना। म्यू के मतलब म्यू, अभी आप समझ जाना, बस बार बार म्यू के लिखना अच्छा लग रहा है इसलिए म्यू लिखूंगा, ठीक है। चलो तो हम लोग एफ के इक्वल टू लिखते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अभी क्या पढ़ाया मैंने, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मैंने पढ़ाया था कुछ देर पहले, यदि याद होगा तो। कहाँ भाग गया बे, हाँ ये नहीं, कहाँ भाग गया, अरे साला अलग है लेवल चल रहा जिंदगी। यस, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्लियर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो चलो लिखो म्यू इंटू एन। तो जब हमने इसको पुट करा तो कितना आ गया, म्यू इंटू एम जी, एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने एम जी, बहुत अच्छे, हमारा फ्रिक्शन आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो उस बॉडी पे ध्यान से देखो, उस बॉडी पे ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी इधर की ओर है, वेलोसिटी इधर की ओर है, लेकिन उसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं मैं कि मैं यदि सीधा साइन कन्वेंशन के टर्म्स में बात करूं तो यदि वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगा तो एक्सीलरेशन जो आ रहा है इसका माइनस में आ रहा है, तो माइनस साइन पुट करूं, या फिर उसको एक्सीलरेशन वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करो, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलने के बजाय ये बोलो रिटार्डेशन। क्या बोलो उसे, रिटार्डेशन। इस पर्टिकुलर काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रिटार्ड करेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी और एक वक्त आएगा बॉडी रुकेगी। तो मुद्दा ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम लोग निकाल चुके, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी पे कितना रिटार्डेशन पैदा होगा, तो चलो इस बॉडी पे नेट फोर्स इधर की ओर कितना लग रहा है, दैट इज एफ के। तो एफ के इज इक्वल टू आ गया एम इंटू ए। एक हम एफ के की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए।
तो जब m से m कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, तो यहाँ से क्या आ चुका आपका a इज इक्वल्स टू आ चुका है म्यू जी। आप ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन निकालने के लिए मास की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए मास की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इसीलिए शुरुआत से बॉडी पे मास नहीं दिया गया था। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड नॉट गिविंग दैट पर्टिकुलर मास। ओके, बहुत अच्छे। तो हमें पता चल गया कि बॉडी के पास इतना रिटार्डेशन है, म्यू इंटू जी। ऑलवेज नहीं होता है, ऐसे केसेस में म्यू इंटू जी है। क्लियर है क्या? जब कभी भी आपका नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर आएगा तब आपका रिटार्डेशन म्यू जी के बराबर आएगा। ओके, लेकिन ऑलवेज जरूरी नहीं होता। बहुत अच्छे। नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। सो हमारा a इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू जी। चलिए अब हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इक्वेशंस। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे, माँ का सब मजा आ जाएगा। क्या हम लोग लिखने वाले इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v is our final velocity, u is our initial velocity, a is the acceleration, t is the time। और ये इक्वेशन तब यूज होती है जब आपका एक्सीलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म, बोले तो कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो, आपका एक्सीलरेशन रिटार्डेशन जो भी है ये है तो एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये इक्वेशन यूज हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है बॉडी की? जब बॉडी रुकी है तो ध्यान से देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है। ध्यान से देखो, जब बॉडी रुकी है, व्हेन द बॉडी स्टॉप्ड, व्हेन द बॉडी इज स्टॉप्ड, जब ये बॉडी रुकी है उस वक्त ध्यान से देखो तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। और जब बॉडी चली थी इनिशियली तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v के बराबर थी। चलो पुट कर दो यहाँ पे। जब बॉडी रुकी है फाइनली तो वेलोसिटी 0। जब बॉडी इनिशियली चली थी तो कितनी वेलोसिटी थी उसके पास? v, और साथ में प्लस, अब रिटार्डेशन पुट करेंगे। थोड़ा ध्यान से, अब रिटार्डेशन पुट करना है, थोड़ा ध्यान से। अब सोचो कि यदि तुमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि रिटार्डेशन या जो भी निगेटिव एक्सेलरेशन उसको माइनस साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। सो लेट्स पुट इट देयर। तो जैसे हम उसको वहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का म्यू जी। माइनस म्यू जी क्यों पुट किया समझ में आ गया होगा? इंटू टी, इंटू टी। क्लियर है क्या? v प्लस माइनस म्यू जी इंटू टी। ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस म्यू जी। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे। माइनस साइन क्यों पुट किया है? काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ाया है, उसके अलावा भी आप समझ सकते हो ये बात कि भैया आपका वेलोसिटी इधर की ओर है, तो यदि आपने उसे पॉजिटिव साइन लिया है और रिटार्डेशन ऐसा आ रहा है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा है, तो वेक्टर के टर्म्स में यदि ये पॉजिटिव साइन है तो ये निगेटिव साइन है। दैट्स व्हाई माइनस साइन के साथ। कोई प्रॉब्लम? जैसे हमने इसको रीअरेंज किया, हमारा टाइम टी का वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है? v बाई म्यू जी के बराबर। कितना टाइम लिया होगा उस बॉडी ने रुकने से पहले? इतने टाइम के बाद वो बॉडी जाकर के रुकेगी। दैट टाइम इज v बाई म्यू जी। इतना टाइम लेगी वो बॉडी एटलीस्ट रुकने के लिए। चलिए, तो हमें एक आइडिया तो लग गया कि कितने टाइम के बाद हमारी बॉडी रुकी होगी। बहुत अच्छे, वी गॉट टू नो, हमें अच्छा लगा, हमें समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भैया बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चली होगी, बॉडी कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी ये रुकने से पहले। तो मैंने कहा ये भी हमको बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो देखते हैं हम। इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ इतना पोर्शन को, क्योंकि यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना। तो चलो भाई लोग, अब मैं इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्लियरली अच्छे से तो समझ में आ जाएगा मैं कौन सी इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इक्वेशन हमारा यूज करेंगे हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्लियर है क्या? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्लियर है? चलो भाई लोग पुट करते देखते हैं, दूसरी पेन से यूज कर ले रहा हूँ। सो माना कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने डिस्प्लेसमेंट चला होगा s। बहुत अच्छे। इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो चलो वाइट पेन यूज कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी के पास? सोच के देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी के पास? इनिशियल वेलोसिटी थी, ध्यान से देखो, तो v के बराबर v इंटू टाइम, जो यहाँ से यहाँ तक रुकने का टाइम। तो नो डाउट शुरुआत में यदि लगाते तो ये इक्वेशन ना लगाते, फिर हमें इक्वेशन लगाना चाहिए था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि मैं t ऑलरेडी निकाल चुका हूँ तो t को पुट कर देता हूँ तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और दूसरे तरीके से भी आंसर मैं निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो v की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करा दो वहाँ पे, तो v बाई म्यू जी। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस का म्यू जी। ये देखो माइनस का म्यू जी, माइनस साइन क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ गया ना? रिटार्डेशन, इसलिए माइनस का म्यू जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू फिर से पुट करा दो, v स्क्वायर बाई म्यू जी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक म्यू जी और एक म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक म्यू जी बचेगा। बहुत अच्छे। और ध्यान से देखो ये माइनस होगा वहाँ पे, तो जैसे ही माइनस होगा तो हमको एक ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखो।
हमें क्या रिजल्ट दिखाई देगा, लेट्स ऑब्जर्व v स्क्वायर बाई म्यू जी माइनस v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। जैसे सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या, बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट या इतना डिस्टेंस, क्योंकि इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन है तो बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, तो बॉडी रुकने से पहले इतना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चली होगी। अब आप चाहें तो दोबारा म्यू के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आपके द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी टाइम पूछता है, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछता है। ऐसे बोलेगा देयर इज अ कार विच इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, हाउ मच distance it will take before stopping and how much displacement it will travel before stopping, how much time will it take to stop। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उन सब के पीछे का लॉजिक यही होता है। मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में फिर समझा दे रहा हूँ। देखो आप इस इक्वेशन को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करके भी कर सकते थे। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर 0 हो जाता, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह में v पुट कर देते तो माइनस साइन के साथ वो जो म्यू जी बनता तो 2 म्यू जी इधर जाता, तो वही रिजल्ट आता v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी इज इक्वल्स टू एस। तो आपकी चॉइस है, आप जो भी इक्वेशन यूज करना चाहें। मैंने टाइम निकाल लिया था इसलिए मैंने जल्दीबाजी में टाइम पुट कर दिया, वो कोई चिंता का विषय नहीं है ना। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी भी थी बट क्योंकि सरफेस रफ थी तो फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन ने इसकी मोशन को अपोज किया, रिलेटिव मोशन को अपोज किया और धीरे धीरे करके बॉडी वेलोसिटी घटी और बॉडी रेस्ट में आ गई। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब बॉडी रेस्ट में आई है तो उस कंडीशन पे बॉडी के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया है और बॉडी को रुकने के लिए कितना समय लेना पड़ा होगा, मतलब बॉडी रुकने के लिए कितना समय ली होगी। तो मैंने कहा देख भाई, रुकना चलना कोई भी चीज़ तब पता चलेगी जब एक्सेलरेशन का आइडिया हो, रिटार्डेशन का आइडिया हो। तो उसके लिए मैंने कहा बॉडी पे नेट फोर्स निकालो। तो बॉडी पे नेट फोर्स हमारा फ्रिक्शन ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, एफ के, लेकिन मुद्दा ये कि एफ के की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने अभी पढ़ा है कि म्यू के इंटू एन, तो एन की वैल्यू कैसे निकालें, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी। लेट्स पुट इट देयर। तो हमारा यहाँ से वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, हमारी एफ के की वैल्यू आ गई। लेट्स पुट इट देयर। जैसे हमने पुट किया हमारा फ्रिक्शन आया, दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारा रिटार्डेशन की वैल्यू आ चुकी है म्यू जी, ठीक है। रिटार्डेशन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है तो हमें इसलिए माइनस साइन के साथ उसे पुट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तो हमारा रिटार्डेशन आ गया। वंस वी गॉट द रिटार्डेशन, नाउ वी विल गो फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि वो रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है तीनों इक्वेशन लगाई जा सकती हैं आसानी से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में आई है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितना वेलोसिटी लेके चले थे, v पुट कर दिया u की जगह में, और माइनस साइन क्यों पुट किया, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो रिटार्डेशन ऐसा, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन, सो इसलिए माइनस साइन के साथ। सो हमारा पुट किया, हमारा टाइम आ गया। जब हमसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला एस इक्वल टू यू डी प्लस आप एटी स्क्वायर लगाया तो भी हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से चीज़ों को हम आसानी से सॉल्व करके ये पता कर पाए कि भाई एक तरह से देखा जाए तो बॉडी का कितना क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अच्छे से कॉपी में दोनों पार्ट्स को अच्छे से लिख लीजिए। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर एंड वी विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, जनरल केसेस ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मान लीजिए देयर इज अ बॉडी, ऑन दैट बॉडी द फोर्स इज अप्लाइड 20 न्यूटन फोर्स। ओके, 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, इट्स मास इज, लेट अस सपोज 2 kg। okay, its mass is 2 kg and the surface is rough one। so यहाँ पे आपको बता रखा है कि म्यू के की जो वैल्यू है that is let us suppose 0.5। और याद रखिएगा इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब म्यू के का ना कोई यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन। जनरली इसकी वैल्यू 1 से कम ही होती है। कुछ केसेस में आपको ऐसा दिखा देते हैं लोग कि 1 से भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जो भी XYZ, लेकिन मेरा सजेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप एकदम स्पेसिफिक लेके चलिए कि म्यू के की वैल्यू आपकी 1 से कम देखने को मिलेगी, दैट्स इट, हू केयर्स, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है ना। ऐसा लेके चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है म्यू के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ऐसा माइंड में लेके चलिए, कोई नहीं। मतलब लोग कहने के लिए तो अपने हिसाब से कोई कुछ भी कहता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग, तो इन जस्टिफिकेशन में नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि आपको नीट क्वालिफाई करना, जेई क्वालिफाई करना, और उसके लिए क्या है, PhD करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनने चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्चुअली ना। चलो, तो म्यू के इज इक्वल्स टू 0.5। लेट्स ऑब्जर्व कि इसका पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है उसकी वजह से इस बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन आएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी।
आपसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आपसे बोला जा रहा है कि बॉडी का इतना एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा देख भाई, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको न्यूटन्स के सेकंड लॉ के चलना पड़ेगा। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि यदि बॉडी का मास कांस्टेंट हो तो समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास कांस्टेंट हो तब। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे यदि मैं इसका एफबीडी बनाने जाऊँ तो इस बात पे ध्यान से देखो क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है 20, इधर क्यों लग रहा होगा एफ के, बॉडी मोशन में है, उसने बता रखा है कि बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, और अभी बता रखा है, आगे चल के वो बताएगा नहीं, हम खुद से जज किया करेंगे कि मोशन में होगी या नहीं होगी, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, सो इधर की ओर 20, इधर की ओर एफ के, इधर की ओर कितना लग रहा होगा एम जी, तो एम कितना उसका 2, तो सीधा सीधा मैं 2 इंटू जी लिख दूँ क्या, 2 इंटू जी, और इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन एन। देख के पता चल रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एन इज इक्वल्स टू वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जो फोर्स लग रहा है 2g, दैट इज 2 इंटू 10, दैट इज 20 न्यूटन। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया, योर नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। ये न्यूटन के लिए एन लगाया है, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि पता चला एन से एन काट दिया, 20 इक्वल टू 1, 10 करोड़, है ना, ऐसे नहीं भाई, एन मतलब बोले नॉर्मल, एन बोले तो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल की वैल्यू आ गई। चलिए इस बॉडी को देखो ध्यान से, तो इस बॉडी पे इधर क्यों कितना फोर्स लग रहा है 20, इधर क्यों कितना फोर्स लग रहा है एफ के, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना आया, बॉडी पे नेट फोर्स आ गया 20 माइनस एफ के, दिस इज द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, 20 माइनस एफ के। क्लियर है क्या? तो चलो पुट करा दो 20 माइनस एफ के। तो अब मुद्दा ये कि एफ के की वैल्यू कैसे निकालें, तो अभी मैंने आपको सिखाया था एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5, और एन की वैल्यू कितनी आई है 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी आई है, एन की वैल्यू आई है 20 न्यूटन, तो 20 बाई 0.5 दैट इज 20 बाई 2 दैट इज 10 न्यूटन। क्लियर है क्या? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना बेटा 10 न्यूटन है, तो पुट कर दीजिए 20 माइनस 10। क्लियर है? तो आपका नेट फोर्स कितना आ चुका है बेटा, नेट फोर्स आपका आ चुका है सॉल्व होकर 20 माइनस 10, नेट फोर्स आपका आ चुका है 20 माइनस 10 दैट इज 10 न्यूटन, दैट 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना बेटा 2 है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, सॉल्व किया तो ए इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन। सो इस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन होने वाला बच्चा पार्टी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन उस बॉडी का होने वाला है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। एक्चुअली यदि फ्रिक्शन ना होता तो सीधा सीधा बोलते हैं कि 20 फोर्स डिवाइडेड बाई मास दैट इज 20 बाई 2 दैट इज 10। तो देखो ना ध्यान से, इस तरह से फ्रिक्शन रोल प्ले करता है अपना। यदि फ्रिक्शन ना होता तो तुम एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से भाग रहे होते, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन से भाग रहे होते, बट क्योंकि फ्रिक्शन आ चुका है तो वो तुम्हारे रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, जिस वजह से नो डाउट वो आपको रोक नहीं पा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपकी मोशन को कमजोर कर दे रहा है। वो एक तरह से चाहता है कि आप उसके रिलेटिव में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ये बॉडी है वो आगे मूव ना करे, इस वजह से फ्रिक्शन आता है। और उसने अपना काम करके दिखाया भी। कितना आया आपका एक्सेलरेशन, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? सो इस तरीके से हमें एक बेसिक सा आइडिया लगा हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, तो हमने एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया इफ देयर इज सम काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ये सब निकालना सीखा इफ देयर इज द रूल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक और अच्छा सा केस लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उस केस को। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम पे इधर एक बॉडी ऐसे लटका रखी है आपने एम मास की, ठीक है, और एक बॉडी इधर ऐसे लगा रखी है एम मास की, ओके, और यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, बता रखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, बट मैं अभी शुरुआत में म्यू के ना लिख के हर जगह म्यू के बड़ा बड़ा लिखना, इससे अच्छा क्या है म्यू लिख लो, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट में कैसे निपटाते हैं मैंने आपको एनएलएम में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और एफबीडी बना के कैसे करते हैं वो भी समझा रखा है। तो चलिए हम पहले इसको एफबीडी बनाते हैं, ठीक, और एफबीडी बना के देखते हैं, समझते हैं, और फिर हम इसको शॉर्टकट से भी निपटाते हैं, दोनों तरीके से। तो मैं अभी के लिए मान ले रहा हूँ कि पूरा सिस्टम इधर की ओर एक्सेलरेट किया होगा विद सम एक्सेलरेशन ए। तो यदि मैं इस पर्टिकुलर बॉडी का एफबीडी बनाऊंगा बच्चा पार्टी, तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो, इधर की ओर दिखाई दे रहा होगा mg, टेंशन T, सम एक्सेलरेशन A, तो न्यूटन चाचा का सेकंड लॉ, यदि मास कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन,
तो उस लॉजिक के हिसाब से बड़ा फोर्स कौन, mg, छोटा फोर्स कौन, t, तभी तो हम ऐसे इधर की ओर एक्सेलरेशन मान रहे हैं। और तुम्हारी चॉइस है, तुम किसी को बड़ा मान लो, बस फिर वेक्टर इक्वेशन लिखते वक्त तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, बट फिर भी चलो। तो mg बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छे। नाउ हम चलते हैं उस वाली बॉडी के पास। उस बॉडी को ध्यान से देखो, तो उस बॉडी पे क्या लग रहा है, इधर की ओर टेंशन T, और ऐसा लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तो n और mg तो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ब्रो ध्यान से देखो, अभी वो सरफेस रफ है, बता रखा है कि ये सरफेस स्मूथ अब नहीं है। तो जब सरफेस स्मूथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इधर की ओर आपका एक फ्रिक्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा Fk, बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड सम एक्सेलरेशन a इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो इस बार इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस फोर्स, जब ये फोर्स बढ़ा है तभी तो ये बॉडी इधर जाएगी। सो दिस फोर्स T माइनस दिस छोटा फोर्स Fk, क्लियर है क्या, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ना मुद्दे की बात पे आते हैं ब्रो, ये बात तो ध्यान रखना कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम तभी मान पा रहे हैं जब दोनों सेम ट्रेन से कनेक्टेड है। बोले तो कांस्टेंट मोशन के बारे में मैंने आप ऑलरेडी पढ़ा रखा है डिटेल में एनएलएम चैप्टर में, बट फिर भी ये समझ लीजिए सेम वायर से कनेक्टेड है और उस वायर की लेंथ ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, ठीक है ना। वायर मतलब स्लैग भी अलाउड नहीं है, वायर ढीली भी नहीं हो सकती और वायर टूट भी नहीं सकती है, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे। चलो, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब हम Fk की वैल्यू को पुट भी तो कर सकते थे, हम सब जानते हैं, हम सब अभी भी पढ़ के आए हैं कि Fk इक्वल टू कितना होता है, Fk इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन। अब म्यू के को मैं म्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, म्यू इंटू एन, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, देखो ना, n इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि देखो ना n बड़ा हो जाएगा तो बॉडी ऊपर उछल जाती, mg बड़ा हो जाता तो बॉडी अंदर धस जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब n इज इक्वल्स टू mg, तो n इज इक्वल्स टू mg, तो लेट्स पुट इट देयर। जैसे वहाँ पुट किया तो क्या आ गया, म्यू mg, तो मुझे पता चल गया हमारा फ्रिक्शन कितना, म्यू mg, तो हम उसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू m इंटू ए। क्लियर हुआ क्या, t माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ना एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यूज बोथ ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जैसे आप यूज करेंगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते ही माइनस का t और प्लस का t कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन दिखने लगेगा mg माइनस ये वाला म्यू mg इज इक्वल्स टू ये वाला ma और ये वाला ma, दैट इज 2ma, जुड़ करके 2ma हो जाएंगे। नाउ ध्यान से m से m कैंसिल हो गया और इस 2 को उधर भेज दिया तो कितना आ गया, g माइनस म्यू g बाई 2, दैट इज योर एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ क्या, ये आपके नीट में आया हुआ PYQs में से क्वेश्चन है और जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। सो इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए। बाय द वे वहाँ पे उन्होंने वैल्यूज अलग m1 m2 दे रखी हैं, मैंने उसको इजी बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ पे mm ले लिया है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुद्दा समझना है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। क्लियर हुआ क्या, सो यहाँ पे क्या आ गया, g माइनस म्यू जी बाई 2 इजकल टू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू दोबारा पुट कर दूँ तो हमारा टेंशन भी आ जाएगा, तो आप टेंशन भी निकाल सकते हैं और आप सेम टाइम पे एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, तो ये तो था FBD की मदद से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके कैसे किया। इस बॉडी का FBD बनाया, समेशन ऑफ ऑल फोर्स लिखा, इस बॉडी का FBD बनाया, समेशन ऑफ ऑल फोर्स लिखा। एक्चुअली पूरा एनएलएम चैप्टर जैसा ही है, बस अंतर ये है कि अब एक नया फोर्स इन्वॉल्व हो गया है, कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि अब वो भी एक रोल प्ले करना चालू कर दिया है। बस इस वजह से हमारे रिजल्ट्स चेंज हो गए। अभी के लिए मैं इस सरफेस को स्मूथ कर दूं तो एट द मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और म्यू की वैल्यू 0 होते ही इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2। क्लियर है, क्योंकि म्यू जी 0 हो जाएगा, g/2 बच जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसे शॉर्ट में कैसे करते हैं, एकदम जल्दी से कैसे निपटाते हैं, तो जल्दी से हम ऐसे निपटाते हैं कि ध्यान से देखो, ये बॉडी इधर की ओर है, इस पे mg लग रहा है इधर की ओर, और ध्यान से देखो तो इस बॉडी पे इधर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू mg, ठीक है। टेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पकड़ के सीधा ओपन कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, बहुत सालों पहले वीडियोस भी डाले थे मैंने, करीब 6 साल पहले, 6-7 साल पहले वीडियोस डाले थे मैंने, उनमें मैंने सिखाया था कि आप इसको पकड़ के ऐसे खोल दीजिए। तो जब आप इसको पकड़ के ऐसे खोल देंगे तो इस बॉडी पे इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, mg, इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, म्यू mg, ठीक है,
और ध्यान से देखा जाए दोनों के मास कितने हैं, एम एम। टेंशन तो इंटरनल फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो तो यदि एक सिस्टम है जो कि इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो इस सिस्टम पे बाहर से कितना फोर्स आ रहा है, इस सिस्टम पे बाहर से एक फोर्स आ रहा है दैट इज mg, और इधर की ओर कितना आ रहा है, म्यू mg। तो नेट फोर्स कितना हो गया, समेशन ऑफ ऑल फोर्स कितना आ गया, वो आ गया mg माइनस म्यू mg। और न्यूटन चाचा का सेकंड नियम क्या कहता है, ये जो नेट फोर्स है ये टोटल मास 2m, सिस्टम का जो टोटल मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। नाउ इस 2m को उधर की ओर भेज दीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ चुका है, कितना आ चुका है बेटा, g माइनस म्यू जी बाई 2। सेम वही रिजल्ट आया जो अभी हम लोगों ने सीखा था। क्लियर है क्या। और यदि हम इसका टेंशन लिखना चाहें तो टेंशन लिखने का भी तरीका होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एनएलएम चैप्टर में पढ़ाया है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो प्रीफर कर सकते हैं बाद में, ठीक है। कि यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे एक ऐसे लाइन खींच लीजिए बिना टेंशन के, और सोचिए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है और चीज़ों की, ये तो आपको समझ में आ गया है। मैं इसका रिजल्ट यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी टेंशन लिखना हो एकदम शॉर्टकट में, बहुत जल्दी लिखना हो, तो ऐसे केसेस में जो कि एक सिंगल ट्रेन हो, सिंगल ट्रेन मतलब दोनों सेम वायर से कनेक्टेड हो, दोनों के सेम एक्सेलरेशन हो, ऐसा कोई केस हो, और सिस्टम एक तरह से रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा हो, मतलब इनके बीच की गैपिंग चेंज ना हो रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में इधर का फोर्स इंटू इधर का मास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इधर का फोर्स इंटू उधर का मास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय टोटल मास कर देते हैं। इधर का फोर्स उधर का मास, उधर का फोर्स इधर का मास, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल मास कर लो। तो चलो लिखता हूं मैं, टेंशन T इज इक्वल्स टू, इधर का फोर्स कितना है, म्यू mg, उधर का मास कितना है, m, इस लाइन के, क्योंकि हमें टेंशन यहाँ का लिखना है, हमें यहाँ का टेंशन लिखना है, बीचों बीच टेंशन लिखना है, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर ऐसे देखते हैं। तो चलो, प्लस उधर का फोर्स कितना है, mg, इधर का मास कितना है, m, मास तो m ही है ना, अपॉन टोटल मास दैट इज 2m, दैट इज योर टेंशन। क्लियर हुआ क्या। और इसी टेंशन को निकालने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते थे, इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते थे। तो इक्वेशंस आपको एग्जाम हॉल में हो सकते थोड़ा लेंदी टाइम ले लें और फिर जाके रिजल्ट दें, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे यदि आप शॉर्टकट से लिखते तो आपका आंसर आ जाता। और ये कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर शॉर्टकट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक मैंने बनाया, कोई ऐसा नहीं है, मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है ना। वही शॉर्टकट्स नहीं, ये वाला तो मेरे शॉर्टकट मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, मैंने किसी और से सीखा था, लेकिन ये वाला शॉर्टकट तो बहुत कॉमन है, समेशन ऑफ ऑल फोर्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको आज की क्लास में कुछ तो समझ में आया होगा। आज हमने 3 बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स और उनको डिफरेंट तरीके से डील करना सीखा, गेट माय पॉइंट और नॉट। और साथ में सबसे अच्छी बात ये कि हमने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखा, ठीक है। आप लोग कहें तो एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ, कहें तो आपको बताना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये 2 मासेस हैं, m, सरफेस रफ है, पूरी सरफेस रफ है, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू मतलब म्यू के, ठीक है ना। उसको नहीं बोला तो अब ये समझ जाइए कि वही है। और इधर भी m मास लटक रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इन दोनों के बीच का टेंशन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट से, लेकिन मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो मैं एनएलएम चैप्टर में ऑलरेडी कराया हूँ। बट फिर भी आप घर में ट्राई कर सकते हैं। जब यहाँ का लिखना हो तो यहाँ लाइन खींच के इधर का फोर्स उधर का मास, और जब यहाँ का लिखना हो तो यहाँ लाइन खींच के इधर का फोर्स उधर का मास, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन ठीक है, आप एक्सेलरेशन तो लिख सकते हैं, चाहे आप BD से लिखें, चाहे इसको पकड़ के खोल दें, इसके नीचे भी फ्रिक्शन आ रहा होगा, इसके नीचे फ्रिक्शन आ रहा होगा, इधर mg आ रहा होगा, mg माइनस 2 म्यू mg, क्योंकि इधर भी म्यू mg इधर भी म्यू mg, तो 2 म्यू mg। समझ में आया कि नहीं है। तो बस यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। इसका आंसर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, शायद तक इसका आंसर आएगा g माइनस 2 म्यू g बाई 3, क्योंकि टोटल मास 3m है ना, दैट इज योर एक्सेलरेशन। चेक कर लीजिएगा एक बार, ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग घर में ये क्वेश्चन करिए। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो डू शेयर दिस लेक्चर इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, एंड मेक श्योर कि अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऑफलाइन के टीचर्स के कंटेंट जो भी होते हैं उनसे कंपेयर करते रहिए, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग इज़ इट करेक्ट और नॉट, क्या हम अच्छा स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।